सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का एक हुजूम, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके, कहाँ संभव है। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सुनहरे परिंदों के बारे में, पक्षियों के बारे में, चिड़िया के बारे में। और परिंदों चिड़िया की ज़िंदगी में एक हमारे बीच में बहुत ही महान व्यक्तित्व रहे हैं, सालिम अली, डॉक्टर सालिम अली, उनके बारे में। तो सालिम अली पर ये जो बड़ा सुंदर सा एक लेख लिखा है जाबिर हुसैन जी ने, तो एक बार ज़रा पहले हम लोग उनका परिचय देख लेते हैं, परिचय पढ़ लेते हैं। चूँकि किसी भी रचना को पढ़ने से पहले अगर हम उस रचनाकार के बारे में, साहित्यकार के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेते हैं, तो कहीं न कहीं ये एक सम्मान है उस साहित्यकार के प्रति, और साथ साथ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है हमें उनकी इस रचना को समझने के बारे में। तो जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने, और सन 1995 में वो बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, एक साथ तीन भाषाओं में लिखना। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी, ये प्रमुख रचनाएं हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, कि बिल्कुल ही नया प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। आज जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद, तो ये प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में प्रस्तुत किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यही चैप्टर, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। तो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का एक हुजूम, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके, रोक सके, टोक सके, कहाँ संभव है। और इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में इन सारे शब्दों के साथ में जाकिर हुसैन जी ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे सालिम अली की जब मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद का मंजर कैसा है, कैसा लग रहा है, कैसे वह कह रहे हैं कि वह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं। कैसे ये लिखा जा रहा है कि सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। डॉक्टर ये जाबिर हुसैन जी ये भी लिखते हैं कि अब तो वो खुद उस वन पक्षी की तरह से प्रकृति में विलीन हो रहे हैं।
जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। तो जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुस्लिम परिवार के हों तो उन्हें दफनाया जाता है, ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। और अगर हिंदू परिवार के हों तो उनका अग्नि संस्कार होता है। दोनों ही रूपों में मृत व्यक्ति के शरीर का क्या होता है, वो वापस प्रकृति में मिल जाता है ना। तो बड़े खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया है जाबिर हुसैन जी ने। मैं तो अभी भी बार बार ये पढ़ता हूँ कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अब आगे लिखते हैं जाबिर हुसैन जी कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यहाँ पर सोया हुआ पक्षी कौन है? यहाँ पर सोया हुआ पक्षी खुद सालिम अली हैं। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं और यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। तो बच्चों, आदमी की नज़र और प्रकृति की नज़र में क्या बात होगी? आदमी की नज़र में एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि आदमी हमेशा किसी भी चीज़ को ना जज करने की कोशिश करता है, उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ढूंढने की कोशिश करता है। उसे अक्सर वो नापता तौलता रहता है कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। और प्रकृति की नज़र से देखने पर क्या होगा? प्रकृति की नज़र में तो हर चीज़ की ज़रूरत है, उसकी अपनी सुंदरता है, जो उसका अपना प्राकृतिक स्वरूप है, नेचुरल स्वरूप है ना। तो इसीलिए सालिम अली ने कहा था कि यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक उबर खाबिर जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। तो ये बात कही है जाबिर हुसैन जी ने कि एक मिथक का नाम दिया है उन्होंने सालिम अली को, कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में और बिरले ही होते हैं, कभी कभी ही धरती पर आते हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था और कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह, रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहाँ से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो बच्चों, मिथकों की इस दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं, कि आखिर ये सालिम अली हैं कौन और उन्होंने क्या किया है। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। अच्छा, तो लगता है जैसे कि शायद यह सेंटेनेरियन बनने वाले थे, 100 साल की जिंदगी पूरी होने वाली थी। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी।
सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही तो उतरी थी। तो बच्चों, आपके मन में थोड़ा सा रोमांच हो रहा होगा कि भाई सालिम अली को लेकर के इतनी सारी बातें हो तो रही हैं, तो आखिर सालिम अली थे कौन, हैं कौन? तो मैं इस सस्पेंस को यहाँ पर जाहिर करना चाहूँगा। मैं इनके बारे में बहुत पहले से जानता हूँ। ये बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी रहे हैं, बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी रहे हैं। ही वॉज ए बर्ड साइंटिस्ट, ही वॉज ए ग्रेट बर्ड वॉचर। और वो प्रकृति प्रेमी थे, वो पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, पक्षियों का बहुत ख्याल रखते थे। पक्षियों के बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत शोध किया है, उस पर उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं। तो उनके जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। तो बर्ड वॉचर शब्द आप समझ रहे हो ना, पक्षियों को निहारने वाला, देखने वाला, अवलोकन करने वाला। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। तो बच्चों, इस पंक्ति को एक बार दोहराने की ज़रूरत है, गौर करने की बात है कि सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी और वो उस रहस्य को जानना चाहते थे, रहस्य में शामिल होना चाहते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना, जीवन साथी का नाम है तहमीना, उनकी वाइफ रही होंगी। तो उनकी जीवन साथी तहमीना ने इस जिंदगी को गढ़ने में काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तो हो सकता है कि ये सालिम अली जी का प्रेम विवाह रहा हो तहमीना के साथ। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। उस समय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। तो इसका मतलब ये है कि वो किसान बैकग्राउंड से रहे होंगे। हो सकता है उनके पुरखे, उनके परिवार के लोग या खुद चौधरी चरण सिंह जी भी बहुत अच्छे किसान रहे हों और किसान का दर्द, खेत का दर्द वो समझते होंगे। तभी ये बात लिखी है उनके बारे में कि चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थीं। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? तो इन पंक्तियों के द्वारा लेखक जाबिर हुसैन जी ने पर्यावरण के दर्द को, प्रकृति के दर्द को महसूस कराने की कोशिश की है हम सब लोगों को। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो, स्पैरो जानते हो ना आप, गोरैया को कहते हैं। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपनी पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल का आदमी था कि मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहचाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है।
तो बार बार हम यहाँ पर जो गोरैया शब्द पढ़ रहे हैं, यही गौरैया वही शब्द है। इसी शब्द का इस्तेमाल सालिम अली ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है, फॉल ऑफ ए स्पैरो। स्पैरो गोरैया है। तो जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। तो यहाँ पर जटिल प्राणी कौन है? मेरे ख्याल से जटिल प्राणी का मतलब मनुष्य वर्गों से है, कि आम आदमी, आम मनुष्य कैसा होता है। वो तो बस कमाने धमाने के चक्कर में, दुनिया की चकाचौंध के बारे में, अपने दुख सुख का कारण हरने में, बच्चों को पढ़ाने में, अपने मनोरंजन में, इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त रहता है। तो वो कैसे जान सकेगा कि सालिम अली क्या चीज़ थे। इसीलिए लिखा है जाबिर हुसैन जी ने कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट कर आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? यही वो आखिरी पंक्तियां हैं जिसको लिख करके लेखक जाबिर हुसैन जी ने अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की है सालिम अली के बारे में। सालिम अली जो कि एक बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी रहे हैं। तो सालिम अली के बारे में एक अच्छा सा लेख और विकिपीडिया पर इनके बारे में जो डिटेल्स अवेलेबल हैं, या कुछ और भी चीज़ें रिसर्च करके मैं इस चैप्टर के, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समय निकाल करके डालूंगा। आप लोग उसे पढ़ना जरूर, है ना। पक्षियों से मुझे भी प्रेम रहा है, मेरे छोटे बच्चे को भी पक्षियों से काफ़ी प्रेम रहा है। अभी भी मेरा जी चाहता है कि हमारे आसपास की दुनिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रकृति के जितने भी जीव हैं सबको अपने स्वाभाविक रूप में जीने का मौका दिया जाए। मनुष्य और प्रकृति में बसने वाले हर तरह के जीव, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, पूरक होने चाहिए, एक दूसरे के दुश्मन नहीं होने चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर कंक्लूड करने से पहले मैं एक बार इसमें जो शब्द संपदा सेक्शन है वहाँ से कुछ शब्दों को आपके सामने में रखूँगा ताकि आप उन्हें जान सकें, शब्दों में, भाषा में, लिखने में, पढ़ने में इस्तेमाल कर सकें। तो पहला शब्द है गढ़ना। इसका मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना। हुजूम, हुजूम का मतलब है रस, क्राउड, भीड़, जनसमूह। वादी दैट इज वैली, घाटी। सोंधी, सुगंधित मिट्टी पर पड़ने से उठने वाली गंध। पलायन, दूसरी जगह चले जाना, भागना, माइग्रेट करना। नैसर्गिक, इसका मतलब होता है नेचुरल, सहज, स्वाभाविक। हरारत, उष्णता या गर्मी। आबसार, आबसार मेरे ख्याल से फारसी उर्दू का शब्द है, इसका मतलब होता है उष्णता या गर्मी। नहीं, आबसार का मतलब है निर्झर, झरना, स्ट्रीम। हरारत का मतलब है उष्णता या गर्मी। तो हरारत शब्द भी मुझे उर्दू से प्रभावित लगता है। अब अगला शब्द है मिथक। प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, उसे ही हम मिथक कहते हैं। मिथक को माइथोलॉजी से भी जोड़ करके कह सकते हैं। शोख, नॉटी, चंचल, है ना। सती, सती का मतलब होता है सेंचुरी, 100 वर्ष का समय। अच्छा, यहाँ आखिर में थोड़ा सा बताया गया है डॉक्टर सालिम अली के बारे में, ये भी मैं दोहराना चाहूँगा कि प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ और उनकी मृत्यु 20 जून 1987 में हुई है। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गोरैया का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट पर भी अवेलेबल है।
मैं कहीं से इसका पीडीएफ ई बुक भी ढूंढने की कोशिश करूंगा और उसके बारे में भी हो सकता है आपको एक लिंक प्रोवाइड करूं, जो भी बच्चे उनके बारे में दिलचस्पी रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो ठीक है बच्चों, हम लोग जल्दी ही इस चैप्टर के एक फॉलो अप सेशन में मिलेंगे, जहां पर मैं इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे चल करके मैं आप सब बच्चों के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स इस पर डालने वाला हूँ। तो मेरे चैनल का नाम क्या है? इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। आप अपना ख्याल रखें, प्रकृति का भी ख्याल रखें। शुभ विदा।